बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान के हमलों के बाद इजराइल में कैसे हैं हालात। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संघर्ष में एक कमांडर समेत 8 इजरायली सैनिकों की मौत। हिजबुल्लाह का दावा, ब्लास्ट से इजराइल के कई सैनिकों को पहुंचा नुकसान। इस बीच गजा में भी जारी है इजरायली हमले। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बुधवार को खान यूनिस में मारे गए 51 लोग। निगरानी‌हा व दुश्मनी‌हा व इना रो बे वजूद मियारे। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद बोले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश हैं समस्या की असल जड़। इस बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल आने पर लगाया बैन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में ये भी जानेंगे, मध्य पूर्व में हालात और बिगड़े तो भारत पर क्या होगा असर। लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी कस्बे वोलेडार के ज्यादातर हिस्से पर किया कब्जा। वहां से लौटे यूक्रेनी सैनिकों ने बीबीसी से कहा, खतरनाक हैं हालात। जंग की शुरुआत से इस कस्बे पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है रूस। अफ्रीकी देश रवांडा में बेहद संक्रामक मारबर्ग वायरस का पहला मामला आने के बाद हरकत में आई सरकार। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी पुरानी है। दोनों देश सीधे युद्ध से बचते रहे हैं, मगर मध्य पूर्व में पिछले 1 साल से जारी संघर्ष के बीच ईरान ने 6 महीने के अंदर दूसरी बार इजराइल पर मिसाइलों से सीधा हमला किया है। ईरान कहता है ये इजराइल की हरकतों का जवाब है और इजराइल ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। ऐसे में क्या होगा इसका असर, बात कवर स्टोरी में। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश पर मिसाइलों से हमला करने के लिए ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इस्राएली सेना का कहना है कि उसकी हवाई पट्टियों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, मगर उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ हैं। बीते रोज यरूशलेम और तेल अवीव समेत पूरे इस्राएल में कई जगहों को निशाना बनाते हुए 180 मिसाइलें दागे गई थी। इनमें से ज्यादातर को बीच में ही गिरा दिया गया। देखिए यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की रिपोर्ट। इस्राएल को हमले की चेतावनी मिल चुकी थी। ये ईरान का बदला था। पूरे इस्राएल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें बरस पड़ी। Oh god. Okay guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. ईरान से 2000 किलोमीटर की दूरी इन मिसाइलों ने सिर्फ 12 मिनटों में तय कर ली। जब लोग शरण लेने के लिए भाग रहे थे, तब इस्राएल का डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को गिराने में जुटा था। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान की सत्ता को समझ नहीं है कि आत्मरक्षा और अपने दुश्मनों को जवाब देने का हमारा इरादा कितना मजबूत है। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे कि जो हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। तेल अवीव में ये रेस्टोरेंट हमले की चपेट में आ गया। मध्य इस्राएल का ये स्कूल भी। अमेरिका ने कहा है कि उसने कुछ मिसाइलों को गिराने में मदद की है। अमेरिकी एजेंसियों ने ईरानी हमले को लेकर पहले ही आगाह कर दिया था। बीती रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस्राएल को उनका पूरा समर्थन हासिल है। Based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. बीती रात जब इस्राएल पर ईरान का हमला हुआ, गजा में ईरान की राजधानी की ही तरह जश्न मनाया गया। बीते शुक्रवार को इस्राएली हमले में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। इससे पहले जुलाई में इस्राएली हमले में ईरान की जमीन पर हमास के नेता इस्माइल हनिया की मौत हो गई थी। बीते कई महीनों से शांति की कूटनीतिक कोशिशें की जा रही थीं, क्योंकि अंदेशा था कि गजा में चल रही जंग कहीं पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में न ले ले। मगर ये कोशिशें नाकाम रहीं और अब ईरान के अभूतपूर्व हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इस्राएल भी जोरदार जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और इस्राएल में आज यहूदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर कैसा माहौल है, जानने के लिए हमने बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से और उनसे ये पूछा कि कल ईरानी हमले के वक्त वहां कैसे हालात थे। इजरायली जो ज्यूइश न्यू ईयर है वो आज शाम से मनाना शुरू हो गया होगा, तो उससे संबंधित कई सारे यहाँ पर एक्टिविटीज प्लान थे। उन एक्टिविटीज पर रोक लगा दिया गया और उसके थोड़ी देर बाद जो है
यहाँ पर मोबाइल फोन्स पर लोगों को सूचना आई कि वो शेल्टर हाउसेज में चले जाएं। शुरू में तो उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर जब सायरन बजते हैं तो लोग शेल्टर हाउसेज में जाते हैं। तो उस दौरान कोई सायरन सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन तकरीबन 10-12 मिनट के बाद सायरन की आवाज जो है वो शुरू हुई। और यरूशलेम, जो कि जहाँ पर मैं हूँ अभी और यरूशलेम में मैं रहता हूँ, यहाँ पर इस तरह का जो है माजरा पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर जो है आम तौर पर कभी सायरन बजे भी तो एक आध बार बजे, एक दो मिनट के लिए, और जेरूसलम पर कभी रॉकेट नहीं गिरे थे। लेकिन कल शाम को जो यहाँ पर हमला हुआ, उस दौरान तकरीबन 15 मिनट तक लगातार सायरन की आवाज आती रही। लोग जो हैं वो काफी घबराए हुए नजर आए और लोग अपने अपने शेल्टर हाउसेज में चले गए थे। उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद फिर जो है फौज के तरफ से एक सूचना आई कि लोग अपने शेल्टर हाउसेज से बाहर निकल सकते हैं। और जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल सड़क जो है यहाँ पर सुनसान नजर आ रहा था। देखिए, आज इसराइल के उत्तरी इलाके में अभी भी लगातार वहां पर रॉकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है इसराइल की जमीनी कार्रवाई चल रही है, तो उसके मद्देनजर उधर से भी काफी हमले हो रहे हैं। तकरीबन 100 से भी ज्यादा रॉकेट जो है इसराइली फौज के अनुसार उत्तरी इलाके में गिरे हैं। और वहां पर मेरी लोगों से जहां बात हो रही है तो एक घबराहट है। लोग अभी भी शेल्टर हाउसेज में बने हुए हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने घर में लोग जो है रोश हशना यानी कि ये नया साल जो है इसको मनाएंगे। जहां तक बाकी इलाकों का सवाल है, चाहे जो यहाँ के सेंट्रल इलाके हैं या फिर यहाँ पर जो दक्षिणी इलाके हैं, इन सारी जगहों पर जो है लोग फिर भी जो है एक तरह से राहत की सांस उन्होंने ली है। और माना यह जा रहा है कि वहां पर जो है लोग मनाएंगे नया साल। और इसराइल पर किए गए हमलों को ईरान के लोग किस तरह से देख रहे हैं, बता रहे हैं बीबीसी की फारसी सेवा के परहम गोबादी। ईरान के अंदर कई कट्टरपंथी इस हमले का जश्न मना रहे थे। हालांकि ईरान के विरोधी और लोग इस मसले पर बटे हुए हैं। ईरान में विपक्षियों का मानना है कि इसराइल ईरान की सत्ता को पलटने वाला है और इसे लेकर वो काफी उत्साह में है। हालांकि कई विपक्षी नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि बमों से लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया में बड़े संघर्ष पर चिंता जताई है। साथ ही भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा है। इसराइल और ईरान दोनों से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में तनाव बढ़ने का भारत पर क्या असर होगा, हमने ये सवाल पूछा दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी काजी से। हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ में है, उनका वेलफेयर, उनका सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लेबर्स है, फिर मर्चेंट क्रू नेवी जो है, वो सारे इस टेंशन में वो आएंगे। इसके एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो बन रही है, इस टेंशन में ये लोग भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में अब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो पहले तो हमें उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना है, वो कैसे वहाँ में महफूज रहे, उनका सुरक्षा हमें इंश्योर करना है। वो भारतीय गवर्नमेंट को पहली उनका यही सोच रहेगी। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है उसमें भी काफ़ी सारा इसका इफ़ेक्ट्स हो सकती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली इसमें डेफिनेटली इसका उतार चढ़ाव रहेगा, जिसके वजह से बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गई, फ्रेट चार्जेस हो गया, एयरफेयर जो है एयरपोर्ट के अभी डिटोर करके जाना पड़ेगा, लॉन्गर रूट्स लेने पड़ेंगे, ट्रेड रूट्स भी लॉन्गर होगा। केप ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ से जो रेड सी से जो होती थी अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे I2U2 हो गया, और फिर चाबार पोर्ट भी है, फिर आपके IMEC इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे प्रोजेक्ट्स में भी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इसमें स्ट्रैटेजिक वैल्यू भी है हमारे। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के से हम स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करते हैं, तो दोनों के ख़िलाफ़ ही कोई अभी तक तो कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह से स्टेटमेंट नहीं आई हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों कंट्री अपने डिप्लोमेसी को चांस देंगे, पीस को चांस देंगे, ताकि एक जो रीजनल एक टेंशन है जिसका असर बाकी देशों में भी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इंडिया, उसके लिए हम लोग आशा करते हैं। इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना आज यहां अपने 8 सैनिकों की मौत होने की खबर दी है। इससे पहले कल इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने कहा था
कि उनके सैनिक पिछले कई महीनों में दर्जनों बार लेबनान के अंदर जाकर कार्रवाई कर चुके हैं। इस दौरान वहां सुरंगों और हथियारों को तबाह किया गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। एक बात तो साफ थी कि उत्तरी इसराइल में हुआ ये हमला अलग था। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के आदी हो चुके ये लोग हाथ में अपना फोन पकड़े आसमान की ओर देख रहे थे। आसमान में इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को तबाह करने में लगा था। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी। लेबनान के साथ लगती इसराइल की उत्तरी सीमा पर नई पीढ़ी एक पुरानी लड़ाई लड़ रही है। इस्राएली सेना का कहना है कि ये एक सीमित और निर्धारित लक्ष्य वाली ज़मीनी कार्रवाई है। इसका मकसद हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह करना और उत्तरी इसराइल में लोगों को फिर से बसाना है। 4 और रिजर्व्ड डिविजन्स को बुलाया गया है। बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर आप यहाँ इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की सबूत देख सकते हैं। कल यहाँ दर्जनों टैंक्स थे। अब लगभग पूरी फोर्स जा चुकी है और कई और बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ से जाने की तैयारी में हैं। एक सैन्य अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि स्पेशल फोर्सेस लेबनान के अंदर पिछले 11 महीनों से कार्रवाई कर रही हैं और सुरंगों को तबाह कर रही हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि उन्हें वहाँ कौन से हथियार मिले। मैंने उनसे पूछा कि हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने से क्या इस्राएली सेना उत्तर में और अंदर जाकर कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है। हम सीमित और निर्धारित लक्ष्य के साथ लेबनान और इजराइल की सीमा के पास योजना के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहां खतरों को हटा दिया गया है। मैंने पूछा कि क्या ये योजना बदल सकती है। हमारे पास कई प्लान्स हैं। इस वक्त हमारा फोकस है कि इजरायली सीमा के पास मौजूद खतरे को तुरंत हटाया जाए। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के पहले दिन उसके सैनिकों को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा, पर हिजबुल्लाह एक ताकतवर दुश्मन है और उससे भी ज़्यादा ताकतवर देश ईरान का समर्थन हासिल है। इसराइल की इस ज़मीनी कार्रवाई के खतरे अभी नहीं दिखे हैं, पर हमास के हमले के 1 साल बाद इसराइल अब पहले से ज़्यादा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो चुका है। और इसराइल की सीमा के पास दक्षिणी लेबनान में किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए देखिए वहां के टायर इलाके से बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेरिन की रिपोर्ट। टायर की तरफ जाने वाली खाली सड़क। कुछ लोग दक्षिणी लेबनान की ओर जा रहे हैं। इसराइल ने इस क्षेत्र के 27 गांवों में रहने वाले लोगों को आदेश दिया है कि वो इलाके को खाली कर दें। शहर के पुराने ईसा इलाके में हाल ही में हुए इस्राएली हमले के निशान नजर आते हैं। यहाँ अब भी खतरा बना हुआ है। पिछले चंद लम्हों में हमने 2 धमाकों की आवाज सुनी है, जिससे लगता है जैसे अभी भी हवा में विमान है। ये वो जगह है जहाँ 3 दिन पहले एक और हवाई हमला हुआ था, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। हमें बताया गया है कि अकेले यहाँ 9 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह हमें यहाँ लेकर आया है ताकि हम लोग के बाद की तबाही दिखा सके। हिजबुल्लाह की गैर मौजूदगी में हम साओ सेन एल हलावा से मिले। वो हमें अपने घर ले गई, जिसका अब सिर्फ मलबा ही बचा है। वो कहती हैं कि मेरी बहू की यहाँ मौत हुई, उनके बेटे भी घायल हो गए। उस वक्त मेरे पति वहाँ थे और मैं यहाँ। ये छत हमारे ऊपर गिर गई, कुछ भी नहीं बचा है। साउसेन अपने उन पड़ोसियों के नाम गिनाती हैं जिनकी मौत हो गई। वो कहती हैं हम सब आम नागरिक हैं। और फिर इस बार एक सोनिक धमाका। ये इस्राएली वॉर प्लेन की आवाज़ है और अब जाने का वक्त हो गया है। इससे पहले कि हालात और बदतर हों, कई लोग पहले ही जा चुके हैं। इस पूरे क्षेत्र में अब हर ओर जंग की आग फैल चुकी है। आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube चैनल पर लाइव।